16 दिसंबर सन 2021 को सीबीटी मोड में जो सीटेट हुआ था उसमें पूछे गए सीटेट के उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। इससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि सीटेट में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोग सीटेट के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक चैप्टर वाइज मुकम्मल नोट्स हासिल करना चाहते हैं, साथ ही साथ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आंसर की के साथ हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल नहीं करना है, आप हमें व्हाट्सअप करेंगे 7275 54 98 90 पे। तो मैं आपको एक सैंपल दूंगा जो हमारे नोट्स का होगा। उस सैंपल में कुछ डिटेल्स होंगी जिन्हें फॉलो करके और मामूली सी रकम बतौर हदिया हमें पेश करके हमारा मुकम्मल नोट्स और गुज़िश्ता साल के क्वेश्चन पेपर मौज जवाब कलीद के हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पैसेज के होते हैं। पैसेज दो किस्म का हो सकता है, या तो प्रोज होगा यानी कि नस्र पे बेस्ड होगा, या फिर पोइट्री होगा यानी कि नज़्म होगा, या किसी भी गज़ल का कोई हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिला के आपको 15 सवाल पूछे जाएंगे पैसेज के, और 15 सवाल जो होंगे वो आपके पेडागोजी के होंगे। पेडागोजी के जो सवालात होते हैं वो मुश्किल होते हैं, पैसेज आप बखूबी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले मैं मुश्किल सवालात जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूँगा, और आखिर में हम पैसेज के आसान सवालात भी हल कर लेंगे। चलिए यहाँ से शुरू होते हैं पेडागोजी के सवालात। पहला सवाल आपके सामने है कि उर्दू की दरसी किताबों में मुअम्मे और पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी किताबों में आपको पजल्स होते हैं, पहेलियाँ होती हैं, जैसे कि एक लाठी की सुनो कहानी, इसमें छुपा है मीठा पानी। इस तरह की पहेलियाँ छोटे बच्चों की किताबों में होती हैं। क्यों होती हैं? तलबा में तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग देने के लिए, यानी स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता के विकास के लिए पहेलियाँ होती हैं, या फिर रवां तरसील की सलाहियत को फ़रोग देने के लिए, यानी कि फ्लुएंसी के साथ डिलीवरी की, यानी कि आपको अभिव्यक्त करने में तीव्रता की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर दरसी किताब को दिलचस्प अनासिर के साथ समझने में मदद की जा सके, यानी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें कोई रोचक तथ्य डाल के, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट डाल के उनको इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए पहेलियाँ और मुअम्मे डाले जाते हैं, या फिर क्लासरूम के माहौल को दोस्ताना और दिलचस्प बनाने के लिए, यानी जो क्लासरूम का एटमॉस्फियर है, जो कक्षा का वातावरण है, उसे फ्रेंडली और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुअम्मे और पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है रीज़न? तो जब हम छोटे बच्चों की किताबों में मुअम्मे और पहेलियों का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे कि मैंने जो आपको मिसाल दी थी कि एक लाठी की सुनो कहानी, इसमें छिपा है मीठा पानी। ये बच्चों ने पहेली पढ़ी तो वो इसका जवाब सोचेंगे, कौन सी लाठी होती है जिसमें पानी होता है वो भी मीठा होता है, तो वो दिमाग लगाएंगे तो उनको समझ में आएगा, अरे हाँ गन्ना में मीठा पानी होता है। ठीक है, और वो लाठी की तरह होती है। तो इस तरह से जब वो सोचेंगे तो उनमें क्या आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी आएगी, आलोचनात्मक चिंतन उनमें आएगा। यही रीज़न है कि हम छोटे बच्चों के टेक्स्ट बुक में हम पजल्स जो पहेली और मुअम्मे हैं उनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तलबा में तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग देने के लिए उर्दू की दरसी किताबों में मुअम्मे और पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर आप लोगों से थोड़ा सा सवाल बदल के पूछ लेता इस तरह से कि उर्दू की दरसी किताबों में जो कहानियों का इस्तेमाल होता है वो क्यों होता है,
तो बच्चों में इमेजिनेशन पावर को, बच्चों में जो तख्लीकी क्षमता है, जो तख्लीकी सलाहियत है, जो चिंतन करने की, कल्पना करने की शक्ति है, उसको फ़रोग़ देने के लिए, उसको विकास देने के लिए बच्चों को कहानियाँ उनकी किताबों में शामिल की जाती है। लेकिन यहाँ पे मुअम्मे और पहेली है तो तनकीदी सोच को बढ़ाने के लिए मुअम्मे और पहेली का इस्तेमाल किताबों में किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, देखते हैं। आपकी क्लास के एक तालिबे इल्म की बीनाई कमज़ोर है, ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं और आपकी क्लासरूम में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे देखने में दिक्कत है, उसकी बीनाई कमज़ोर है, आँख की रोशनी उसकी कमज़ोर है और वो सही से देख नहीं पाता, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? हमदर्दी से बच्चे के साथ ख़ास बर्ताव करेंगे। उसको दिखाई कम दे रहा है तो उसके साथ आप हमदर्दी पेश करेंगे, उस पर रहम करेंगे और उसके साथ एक स्पेशल उसको ट्रीटमेंट देंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, समावेशी शिक्षा की बात होती है और उसमें स्पेशल चाइल्ड, विशेष जो बालक हैं उनकी बात होती है, तो हमेशा यही कहा जाता है कि आप उनके साथ हमदर्दी नहीं करेंगे। ठीक है? क्या आप दूसरे बच्चों से कम कारकर्दगी का मुजाहरा करने पे उसे माफ़ कर देंगे? यानी कि उसे कम दिखाई दे रहा है और वो अपने दोस्त, मान लीजिए उसके दोस्त ने 25 में से 23 नंबर लाया और उसने 25 में से 17 नंबर लाए, तो आप कहेंगे चलो बेटा कोई बात नहीं, तुमको दिखाई कम देता है इसलिए तुम्हारे 17 नंबर है, कोई बात नहीं। ये आप उसके साथ रवैया अपनाएंगे या फिर आप उसकी मदद करेंगे और उसके हमजोलियों से, उसके जो क्लास फेलोज़ हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनसे क्लास वर्क में अपनी अपनी बारी पर उसकी मदद के लिए कहेंगे। यानी कि चूँकि बच्चे की बीनाई कमज़ोर है इसलिए बच्चे के दोस्तों से आप कहेंगे कि अपने इस क्लास फेलो की मदद करो, या फिर बच्चे के साथ आप आम बर्ताव करेंगे। ठीक है? और समय मवाद के ज़रिए जो ऑडियो एड्स आते हैं, ठीक है, उनके ज़रिए आप बच्चों की मदद करेंगे। तो बताइए क्या करेंगे? देखिए, जब कभी भी कोई बच्चा क्लासरूम में फिज़िकली हैंडीकेप हो या फिर विजुअली इम्पेयर्ड हो, यानी कि उसको दिखाई ना देता हो, उसको सुनाई ना देता हो, ठीक है, वो सही से चल नहीं पाता हो, तो आप उसके साथ हमदर्दी बिल्कुल नहीं करेंगे। जब आप उसके साथ हमदर्दी करेंगे तो उसमें एहसास कमतरी आएगी, उसमें हीनता की भावना आएगी। आप दूसरे बच्चों से उसकी हेल्प भी नहीं करवाएंगे, वरना वो सोचेगा कि मैं बाकी क्लास के लड़कों से अलग हूँ। ठीक है? आप उसके साथ वही रवैया अपनाएंगे जो बाकी स्टूडेंट के साथ अपना रहे हैं, यानी आप बच्चे के साथ आम बर्ताव करेंगे। चूँकि उसे दिखाई नहीं देता तो आप ऐसी इस तरह से ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे ताकि उसको जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं आप उसे बोल के उसको सुना दें। ठीक है? तो इस तरह से आप नॉर्मल उसके साथ बिहेवियर रखेंगे। ठीक है? कोई उसके साथ स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं करेंगे, यानी कि आपका चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि प्राइमरी सतह पर आमोज़गारों का अंदाज़ा कद्र करते हुए ज़बान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पे देनी चाहिए? मान लीजिए कि आप प्राइमरी के टीचर हैं, आप लैंग्वेज टीच करते हैं, लैंग्वेज पढ़ाते हैं और आप छोटे लर्नर्स का, छोटे बच्चों का आप इवेलुएशन कर रहे हैं, उनका अंदाज़ा कद्र कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इन चारों में आप किस पे तवज्जो देंगे? ठीक है? वीकली जो टेस्ट हो रहा है उसको रिपोर्ट में, उसके रिज़ल्ट को रिपोर्ट में नोट करने पे जोर देंगे, या फिर पास या फेल करने वाली जो इम्तिहान होते हैं उन पे जोर देंगे, या फिर आमोज़गारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात यकजा करके जो लर्नर्स हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके
मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इस्तेमाल यानी कि अलग अलग मेथड्स के यूज़ और उसे तलबा और उनके वालिदैन के साथ साझा करने पर जोर देंगे, या फिर तनव्वु और ज़बान की मश्क में इजाफ़ा के लिए क्लास वर्क और होम वर्क के बाद असाइनमेंट देंगे, यानी कि वेरिएशन और लैंग्वेज की प्रैक्टिस में बढ़ोतरी के लिए आप क्लास वर्क देंगे और होम वर्क देंगे और उसके बाद असाइनमेंट भी देंगे। आप क्या करेंगे, तो प्राइमरी सतह पर आमोज़गारों का अंदाज़ा कद्र करते हुए ज़बान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आमोज़गारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात यकजा करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इस्तेमाल पर और उसे तलबा और उनके वालिदैन के साथ साझा करने पर, यानी कि आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है ना, वो सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है कि बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली बड़ी किताब के इस्तेमाल के बारे में दर्जल में से कौन सा बयान सही नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े प्रिंट वाली और रंगीन तस्वीर वाली जो किताबें होती हैं उनसे मुताल्लिक 4 स्टेटमेंट हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये नहीं बताना है, बल्कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये तख्लीकी और फ़नकाराना आमोज़ी माहौल फराहम करती है और बच्चे उस पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। यानी कि जो बड़े प्रिंट वाली बुक होती है वो क्रिएटिविटी बच्चों में लाती है और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बड़े प्रिंट वाली बुक से बच्चे सृजनात्मक होते हैं। यह तलबा मरकूज़ माहौल फराहम करती है, यानी कि ये चाइल्ड सेंटर्ड जो एटमॉस्फेयर है, बाल केंद्रित वातावरण है, वो बच्चों को प्रदान करती है, जिसमें मतन और तस्वीरों के ज़रिए मुजर्रद तस्वुरात की नुमाइंदगी होती है। यानी कि तस्वीरों से ज़रिए जो ऑब्स्ट्रैक्ट जो पॉइंट्स होते हैं, जो बच्चों के सामने अमूर्त चीज़ें होती हैं, वो तस्वीरों से मूर्त तौर पर देख लेते हैं। जैसे बच्चे को आप हाथी के बारे में पढ़ाएंगे तो बच्चे को बस बता देंगे कि हाथी बड़ा सा जानवर होता है, तो बच्चे अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि हाथी बड़ा तो होता है, कितना बड़ा होता है, कुत्ते जितना बड़ा होता है, बकरी जितना बड़ा होता है, बैल जितना बड़ा होता है, घोड़े जितना बड़ा होता है, या फिर सबसे बड़ा होता है उसका मुंह कैसा होता है, सुर कैसा होता है, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। जब तस्वीर में आप बच्चों को दिखा देंगे कि देखो बच्चों हाथी ऐसा होता है, तो जो अब तक उनके जो मुजर्रद ख्यालात थे वो मकरून ख्यालात में बदल जाएंगे। ठीक है, यानी कि वो अमूर्त वस्तु के बारे में मूर्त रूप से जब तस्वीर देखेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपके बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली किताबें इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि ये बयान भी सही है। ये ख्वानदगी के मश्क के साथ साथ लिसानी इक़्तिबास का सियाक फराहम करती है। सही बात है, जब हम बड़े प्रिंट वाली किताबें बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं तो ये रीडिंग की प्रैक्टिस भी करवाती है और जो लिसानी इक़्तिबास है, जो भाषाई अर्जन है, उसका कंटेक्स्ट और संदर्भ भी फराहम करती है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अब चौथा आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा, चलिए पढ़ते हैं, पता चलेगा। ये कोर्स की किताबों से ज़्यादा बेहतर होती है और ज़ुमराबंद कार्यों से भी, क्योंकि तलबा यहाँ मतनी मश्क से आज़ाद होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये जो बड़े प्रिंट वाली किताब ये कोर्स की किताब से भी ज़्यादा हो और तलबा यहाँ पे मतनी मश्क से आज़ाद हो जाएं। तो ये वाला जो बयान है वो दुरुस्त नहीं है, यानी कि हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। आ रहा है समझ में। चलिए, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके पास एक या एक से ज़्यादा ज़बान का इल्म होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। बच्चे कब स्कूल आते हैं? बच्चे 5 या 6 साल की उम्र में ही तो स्कूल आते हैं। जब बच्चे 5 या 6 साल की उम्र में स्कूल आते हैं तो उनके पास एक या एक से ज़्यादा ज़बानें होती हैं कि नहीं होती हैं। एक तो 5 या 6 साल का बच्चा अपने घर की ज़बान, यानी कि जो उसकी मादरी ज़बान है, जो उसकी मातृभाषा है, मदर टंग है, वो अच्छे से बोलता है, समझता है। ठीक है, साथ ही साथ वो इंग्लिश के कुछ वर्ड भी समझता है। वो फिल्में वगैरह देख के हिंदी और उर्दू के भी अल्फाज समझ रहा है, यानी कि वो एक से ज़्यादा ज़बानों का इल्म उसके पास हो गया है जब बच्चा स्कूल आया है। तो ये एक से ज़्यादा ज़बानों का इल्म बच्चे के लिए
किस चीज़ में फ़ायदेमंद साबित होता है, आसानी से दूसरी ज़बान और नया मजमून सीखने में, या फिर मुल्क के मतन्नों सकाफ़त और रिवायत को समझने में। यानी कि जो हमारे देश की विभिन्नता है, जो हमारे देश के विभिन्न संस्कृति और परंपराएं हैं, जो हमारे मुल्क के वेरियस कल्चर्स हैं, उनको समझने में मदद मिलती है। या फिर हसास होने और तलबा से बुग्ज न रखने में, यानी कि अदर स्टूडेंट से जेलसी न रखने में ये मददगार होता है। या फिर ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए उन ज़बानों के रस्मुल ख़त, स्क्रिप्ट यानी कि लिपि को सीखने में। तो जब बच्चों को एक से ज़्यादा ज़बानों का इल्म होता है तो ये एक से ज़्यादा ज़बानों का इल्म आसानी से दूसरी ज़बान और मज़ामीन सीखने में मददगार होते हैं। यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तीसरी जमात का नोट्स बुक देखते हुए ज़बान के उस्ताद को कुछ गलतियां नज़र आती हैं और वो महसूस करता है। मान लीजिए आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं, आपने क्लास 3rd के किसी स्टूडेंट की नोट्स बुक देखी, उसमें आपको कुछ गलतियां दिखी, तो एज ए टीचर आप क्या फील करेंगे? बच्चे गलतियां लापरवाही की वजह से कर रहे हैं, केयरलेस हैं बस इसीलिए उनकी गलतियां हो रही हैं, या फिर बच्चे गलतियां करते और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सज़ा नहीं मिलती। यानी कि आप छोटे बच्चों की किताबों में गलतियां देख कर ये सोचेंगे कि बच्चे गलतियां इसीलिए करते हैं कि उनको सज़ा नहीं, उनको रोज़ 4 डंडा मारो तो गलतियां नहीं करेंगे, क्या आप ये सोचेंगे? या फिर बच्चों की गलतियां फितरी हैं, स्वाभाविक हैं, नेचुरल है, बच्चे गलतियां कर सकते हैं और ये उनकी उनकी आमोजिश का इशारियाँ हैं, उनके सीखने में एक सहारा देती हैं, उनके अधिगम का एक संकेत है, ये समझेंगे। या फिर उस्ताद की हैसियत से इस तरह की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। एज ए टीचर आप बच्चों की गलतियों को इग्नोर कर दें क्योंकि आमोजिश में इनकी कोई अहमियत नहीं है। तो याद रखिएगा, आमोजिश में गलतियों की अहमियत होती है। गलतियां बच्चों को अंतर्दृष्टि देती हैं, इंसाइट देती हैं, गलतियों से बच्चे सीखते हैं, गलतियां बच्चों के अधिगम का संकेतक होती हैं, आमोजिश का इशारिया होती हैं। इसलिए यहाँ पे चौथा वाला गलत है, पहला और दूसरा तो वैसे ही गलत है क्योंकि लापरवाही की वजह से नहीं करते हैं और बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो उन्हें हमें सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो तीसरा वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों की किताबों में उनकी नोट्स बुक में गलतियाँ देखते हैं तो ये गलतियाँ स्वाभाविक हैं, फितरी हैं और ये गलतियाँ उनकी आमोजिश का इशारियाँ हैं, अधिगम का संकेतक हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि वाइगोस्की के मुताबिक, वाइगोस्की की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने लैंग्वेज को, कल्चर को और समाज को यानी कि सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। उसमें उन्होंने प्राइवेट स्पीच यानी कि जो व्यक्तिगत भाषण है, किसी काम को करते हुए स्वयं से बातचीत करना, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक्सप्लेन किया है और उन्होंने स्कैफोल्डिंग का एक कंसेप्ट दिया है। ये सब आप ध्यान में रखते हुए इस सवाल को पढ़िए, इसका जवाब आप लोग खुद देंगे। वाइगोस्की के मुताबिक बच्चे हम जोलियों के साथ समाजी तामुल के ज़रिए सीखते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज के साथ इंटरेक्शन करके, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये बात वाइगोस्की ने कही, बिल्कुल सही कही। तो ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आपको चाहिए, क्या चाहिए? अपने सबक का मंसूबा, अपने लेसन प्लान को इस तरह से बनाएं कि तलबा अकेले बैठकर काम करें और क्लास में बातचीत और तामुल से एहतराज़ करें। अरे जब वाइगोस्की कह रहे हैं कि बच्चे समाज के साथ मिलके, अपने हमजोलियों के साथ मिलके तामुल करके, इंटरेक्शन करके ज़बान को सीखते हैं, तो आप ऐसा क्यों बनाएंगे लेसन प्लान जिसमें बच्चे अकेले बैठे रहें और क्लास में बातचीत से वो बच्चे एतराज़ करें? तो ये तो बयान गलत हो गया। तामुल से बचने के लिए, अब यहाँ पे भी तामुल से बचने की बात रही, वैसे ही गलत हो गया। पूरा मैं पढ़ भी देता हूँ। तामुल से बचने के लिए सबक का मंसूबा इस तरह बनाए जिसमें खेल और कूद और बहस मुबाहिसा शामिल ना हो। तो बहस मुबाहिसा शामिल नहीं होगा तो बच्चे इंटरेक्शन कैसे करेंगे? ये बयान भी गलत हो गया। क्लास में नज़्म व नस्क बनाए रखने के लिए हौसला अफजाई, इनाम और सज़ा वगैरह का
देने का नज़्म हो। देखिए बहुत ज़्यादा बहुत कठोर अनुशासन भी क्लासरूम में नहीं होना चाहिए। जब बहुत कठोर अनुशासन होगा बच्चे को इधर उधर आप देखने के लिए भी नहीं देंगे, देखने पे भी पाबंदी लगा देंगे, तो वो बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसे करेंगे, अंतःक्रिया और सामाजिक तामुल कैसे करेंगे, तो ये भी वाइगोस्टी के मुताबिक सही नहीं है। ठीक है, आप ज़बान के उस्ताद की हैसियत से ग्रुप और दो दो के जोड़ों में काम करने का नज़्म करेंगे, ताकि बच्चे अपने हमजोलियों से, जो अपने साथी हैं, जो उनके पीयर ग्रुप्स हैं, उनसे वो सहभागिता कर सकें, आपसी सहभागिता और अंतःक्रिया कर सकें, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकें। तो इस तरह से आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। अगला सवाल, चलिए, ज़बान के उस्ताद के लिए दर्ज झेल सरगर्मियों में कौन सबसे ज़्यादा काबिल सताइश है? आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं और आपके लिए यहाँ पे 4 एक्टिविटीज़ हैं, तो एज ए टीचर इन चारों में कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा प्रेज़वर्दी, प्रशंसनीय और तारीफ़ के काबिल है? पहला है कि रवानी से अंग्रेज़ी बोलने वाले तलबा को पूरी क्लास के लिए रोल मॉडल समझा जाए। क्या ये काबिल सताइश है? नहीं। कोई बच्चा अगर रवानी से अंग्रेज़ी बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप पूरे क्लास का रोल मॉडल बना दें। ठीक है, अंग्रेज़ी बोलना इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ नॉलेज। कोई बच्चा अंग्रेज़ी बोल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नॉलेजेबल है। हो सकता है उसके घर में अंग्रेज़ी का माहौल है तो वो अंग्रेज़ी देख के बोलने लगा, सुन के बोलने लगा, नकल करके बोलने लगा, तो आप उसको पूरी क्लास का रोल मॉडल तो बना नहीं सकते। ये वाला बयान गलत हो गया। क्लास में सख्त नज़्म ज़ब्त कायम करेंगे। जहाँ कहीं पे भी पेडागोजी के सवाल में सख्त नज़्म ज़ब्त दिखे, ठीक है, उसको आपको फ़ौरन गलत मानना है। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तलबा को ज़बान के तहज़ीबी, सक़ाफ़ती व समाजी पस मंज़र से कतई नज़र अपनी कबूलियत और कदर कीमत का एहसास हो। देखिए, कोई भी क्लासरूम हो जिसमें बच्चे अपने तहज़ीबी, समाजी और सक़ाफ़ती पस मंज़र को छोड़ करके उसको कतई नज़र करके अपने विचार को क्लासरूम में कबूलियत दें और अपने विचारों को कदर कीमत का उनको एहसास हो, ये जो एक्टिविटी है क्लासरूम में काबिल सताइश होनी चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन में पढ़ते हैं, इस बात को यकीनी बनाएंगे कि गैर मुराआत याफ्ता पस मंज़र से आने वाले तलबा ज़बान की क्लास में बतौर ख़ास ज़्यादा मेहनत करें। तो ये बयान सही नहीं है। यहाँ पे जो तीसरा वाला बयान है वो ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा सही है, तो हमारा जवाब थर्ड वाला ऑप्शन होगा। चलिए, एक और सवाल आपके सामने है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, चूँकि ये जो पेपर हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था और वीडियो में और पेपर में जो क्वालिटी थी वो थोड़ा सा धुंधली थी, इसीलिए इस वीडियो में आपको सवाल धुंधले दिख रहे होंगे। आपको यहाँ से वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना है, मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लेना है, सही दिखाई देगा। तो हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लसानी होते हैं। कसीर लसानियत के सियाक में दर्ज झेल में से कौन प्राइमरी सतह के कसीर लसानी क्लासरूम के बारे में सबसे ज़्यादा मौजू है? अब जानते हैं ना, हमारा देश जो है वो बहुभाषी है, मल्टीलिंगुअल है, जिसकी वजह से हमारे क्लास भी मल्टीलिंगुअल हैं। एक क्लास में आपको उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, अंग्रेज़ी बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, अपने घर घर की मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हिंदुस्तानी क्लासरूम आपका कसीर लसानी हो गया, बहुभाषी हो गया। तो बहुभाषिकता के सियाक में यहाँ पे प्राइमरी सतह के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है या कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा उचित है? पहला है कि उस्ताद को आमोज़गारों की ज़बान को नज़रअंदाज करते हुए स्कूल की ज़बान पर तवज्जो देनी चाहिए। जी नहीं, आप बच्चों की ज़बान को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते।
घर या मादरी ज़बान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर करना चाहिए, स्कूल में नहीं। ये बात भी गलत है। आप बच्चों को स्कूल में उनकी मादरी ज़बान के इस्तेमाल की बिल्कुल छूट देंगे, आप उन्हें रोकेंगे नहीं। हिंदुस्तान को यक लिसानी रखना चाहिए, हिंदुस्तान को यक लिसानी स्कूल रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? जब हमारे देश में ये खसूसियत है, ये विशेषता है कि हम बहुभाषी हैं, हम कसीर लिसानी हैं, तो अपने क्लास को क्यों रखें यक लिसानी? ये बयान भी गलत हो गया। उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़बान में अपने माफी ज़मीर का इजहार करें और अपने नज़रियात की कदर करें। तो ये बात बिल्कुल सही है, चूँकि हमारा देश बहुभाषी है, हमारे देश के क्लासरूम भी बहुभाषी होते हैं, मल्टीलिंगुअल होते हैं, कसीर लिसानी होते हैं। इसलिए एज ए टीचर हमें सभी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी अपनी मादरी ज़बान में जो कुछ उनके अंदर विचार हैं, जो कुछ उनका माफी ज़मीर है, उसको वो अदा करें और अपने नज़रियात की कदर करें। यानी कि यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। फोर्थ ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। ज़बान के उस्ताद को ऐसा काम करना, काम देना या जोड़ों या ग्रुपों में क्या किया जा सकता है? क्यों? ज़बान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुपों में किया जा सकता है। क्यों? क्यों लैंग्वेज के टीचर्स को ग्रुप वाला काम बच्चों को देना चाहिए? ऑप्शन है कि तलबा साथ में मिलजुल कर जल्द काम ख़त्म कर लें, काम जल्द ख़त्म हो जाए इसलिए बच्चों को ग्रुप में काम दे देना चाहिए, या ये उस्ताद के काम को कम कर देंगे, ग्रुप में बच्चों को काम दे दो, टीचर का काम कम हो जाएगा, या फिर इस तरह के बामानी काम से तलबा एक दूसरे से सीखने और तामुन करते हैं। यानी कि जब हम बच्चों को ग्रुप में काम देते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, आपसी सहभागिता करते हैं और सीखते हैं। या फिर यह तलबा में ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए मुसाबकी जज्बे की हौसला अफजाई करता है, कंपटीशन की भावना उनमें जगाता है। तो बच्चों को ग्रुप में काम क्यों देना चाहिए? इसलिए देना चाहिए क्योंकि जब हम ग्रुप में काम देंगे तो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, तामुल करेंगे, सहभागिता करेंगे। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं कि उस्ताद ने क्लास में देखा कि एक बच्चे को ज़बान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है। बच्चा लैंग्वेज रीडिंग में और अंडरस्टैंडिंग में उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बताइए ये क्या डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिस्प्रैक्सिया है या फिर डिसलेक्सिया है? देखिए, पढ़ने में दिक्कत और परेशानी को डिसग्राफिया कहते हैं, पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को डिसलेक्सिया कहते हैं, लिखने में दिक्कत परेशानी को डिसग्राफिया कहते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को डिसकैलकुलिया कहते हैं। चूँकि बच्चे को ज़बान पढ़ने और समझने में परेशानी है इसलिए यहाँ पे डिसलेक्सिया जो है वो आपका सही जवाब होगा। प्राइमरी सतह पर अंदाज़े कद्र करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? प्राइमरी लेवल पे आप बच्चों का इवेल्युएशन कर रहे हैं तो इनमें से आप क्या करेंगे? हर मियाद के इख्तिताम पर अंदाज़ा कद्र होना चाहिए, यानी कि हर एक पर्टिकुलर टाइम पर आप बच्चों का इवेल्युएशन करेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। अंदाज़ा कद्र को रियासती अमल पर मबनी होना चाहिए, यानी कि जो राज्य रूल बना दे उसी पे आप बच्चों का इवेल्युएशन करेंगे। ये बात भी गलत है। अंदाज़ा कद्र को स्कूल पर मबनी होना चाहिए, यानी कि जब आप बच्चों का इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे तो वो स्कूल आधारित होनी चाहिए और उसे तदरीसी आमूज़ी अमल का दाखिली हिस्सा होना चाहिए। तो ये बयान बिल्कुल सही है। अंदाज़ा कद्र जो है ये शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग होता है, अलग से नहीं होता है। तो अंदाज़ा कद्र स्कूल पर मबनी होनी चाहिए और इसे तदरीस आमोजिश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही पार्ट होना चाहिए इवेल्युएशन। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। आपके मुताबिक दर्ज में से कौन ज़बान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद, सबसे अथेंटिक, सबसे ज़्यादा आपका मुफीद मवाद है? तो वो है अखबार। ठीक है, सबसे प्रमाणित जो आपका मवाद है वो अखबार है ज़बान के क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 119 आपके सामने है। इसमें आपसे को ये पूछा जा रहा है कि क्लास 5 का एक स्टूडेंट है, उसने अपनी ड्राइंग, अपनी नज़में, अपनी कहानियाँ, अपनी वर्कशीट तैयार की है और उसे एक पर्टिकुलर फोल्डर या फिर बस्ते में रखा है। तो इस बस्ते को आप क्या कहेंगे?
तो इसे हम पोर्टफोलियो कहेंगे। ठीक है, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट, बच्चे का रिजल्ट, बच्चे की ड्राइंग, बच्चे की नज़मों का कलेक्शन जिस बस्ते में हम लोग रखते हैं उस फोल्डर को, उस बस्ते को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अगला और आखिरी सवाल पेडागोजी का, उसके बाद पैसेज के सवाल तो हम करेंगे ही करेंगे। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने स्टार्टिंग में प्रोसेस बताया, उसको आप फॉलो करके ये पीडीएफ और बाकी सभी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप हासिल कर सकते हैं, जिसके आखिर में आपको आंसर की भी मिलेगी। ठीक है, इससे प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगी। चलिए ये बताइए, आपका मानना है कि बच्चे या इंसान ज़बान सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं? आपका क्या मानना है? चौमस्की का भी यही मानना है कि बच्चे में ज़बान सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो पैदाइशी होती है, बाई बर्थ होती है। तो ये चौमस्की का भी मानना है। तो बताइए दर्ज झेल में से किस नज़रियात के साथ आपके ख्यालात मिलते हैं? मान लीजिए कि आप चौमस्की के नज़रियात को मानते हैं, तो इनमें से कौन सा ख्याल आपके चौमस्की के नज़रिया से मिलता जुलता है कि बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है? कि यह मरकज़ी हालतगिरी है, खलकी और वहबी है, या फिर ज़बान के हुसूल के आलाकार जिसको हम लोग एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं वो है, या फिर कुव्वत याबी है? तो इसका जवाब आप लोग खुद बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर की में जवाब दिया हुआ भी है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे पैसेज के सवालात हल करा देता हूँ। देखिए पैसेज के सवालात को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पहले पैसेज को न पढ़ के पहले सवालात पे नज़र दौड़ाइए, सवालात से कुछ वर्ड्स को आप याद कर लीजिए और उसके बाद आप पैसेज पढ़ेंगे तो फ़ौरन आपको सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। चलिए मैं पहले सवाल पढ़ता हूँ फिर पैसेज पढ़ूँगा। मसनूई सैयारे को ख़ला तक पहुँचाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ठीक है, ये सवाल आपका है। दूसरा है कि रॉकेट के चैम्बर में ईंधन जलने से क्या होता है? तो चैम्बर में ईंधन जलना ये आपको याद रखना है। उसके बाद रॉकेट के कौन से मंजिले में मसनूई सैयारा रखा जाता है? तो मंजिला आपको याद रखना है, रॉकेट का मंजिला। उसके बाद अगला सवाल कि मसनूई सैयारा खला में कैसे बाहर आते हैं? तो कैसे बाहर आते हैं खला में मसनूई सैयारा, ये आपको पैसेज पढ़ने से पता चलेगा। किस वजह से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बात करना मुमकिन है? तो दुनिया का एक कोना से दूसरा कोना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद ज़मीन नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती से मिलती जुलती है, ये किस मुल्क के सैयारे ने मालूम किया? तो मुल्क का नाम आपको पैसेज में ढूंढना है, वही आपका जवाब हो जाएगा। मसनूई सैयारे की मदद से किसका हाल पहले से मालूम किया जा सकता है? तो हाल से रिलेटेड जो वर्ड रहेगा उसके आगे पीछे का पढ़ के आप जवाब हासिल कर सकते हैं। खला की जमा यहाँ पे पूछा गया तो इसके लिए पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, खला की जमा खलाओं हो जाएगी। और यहाँ पे बुलंदी पूछा है तो बुलंदी का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई का उल्टा होता है निचाई, निचाई को हम कहते हैं पस्ती। ठीक है, तो बुलंदी का मुतजाद पस्ती हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए अब हम पैसेज देखते हैं फिर हम सवालात को हल कर लेंगे। पैसेज में कहा जा रहा है कि मसनूई सैयारे को खला तक पहुंचाने के लिए बहरहाल रॉकेट दरकार होती है। तो यहाँ पे एक सवाल का जवाब आपको मिल गया कि मसनूई सैयारों को खला तक पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, किसकी दरकार होती है? तो रॉकेट की। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, उसके बाद पूछा गया कि चैम्बर में ईंधन जलने से क्या होता है? तो रॉकेट के चैम्बर में ईंधन जलने से क्या होता है? यहाँ पे आपको चैम्बर और ईंधन दिख रहा होगा। ठीक है, तो जिसमें एक ईंधन जलने का एक चैम्बर होता है, ईंधन जलने से काफ़ी मिकदार में गैस पैदा होती है। तो रॉकेट के चैम्बर में ईंधन जलने से काफ़ी मिकदार में गैस पैदा होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में गैस पैदा होती है मिल जाएगा, जो कि आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल जो है कि रॉकेट के कौन से मंजिले में मसनूई सैयारा है? तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बालाई मंजिले में मसनूई सैयारा रखा जाता है। अब आइए सवाल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जवाब मिल गया कि बालाई मंजिले में, रॉकेट के बालाई मंजिले में मसनूई सैयारा रखा जाता है। तो 98 का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद मसनूई सैयारा खला में कैसे बाहर आता है? तो आगे का सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है,
एक खास बुलंदी पर उसका खाना खुलता है और मसनूई स्प्रिंग के धक्के से बाहर खिला में आ जाता है। तो मसनूई सैयारा बाहर कैसे आता है? मसनूई स्प्रिंग के धक्के से। चलिए देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मसनूई सैयारा कैसे बाहर आता है? स्प्रिंग के धक्के से बाहर आता है, जो कि चौथा वाला ऑप्शन है, सही जवाब होगा। ठीक है, किस वजह से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बात करना मुमकिन हो सका है? तो अगर आप पैसेज में देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, मसनूई सैयारे की मदद से अब हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो किसकी मदद से? मसनूई सैयारे की मदद से। ऑप्शन आपको देखना होगा। ठीक है, किसकी वजह से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बात मुमकिन हो सकी? मसनूई सैयारा की वजह से। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया। ये देखिए, ज़मीन नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती की तरह मिलती जुलती है। किस मुल्क के बारे में, किस मुल्क के सैयारे ने यह मालूम किया? तो अब मैंने आपको बताया था, मुल्क का नाम आपको पैसेज में ढूंढना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे दिखेगा कि अमेरिका के एक मसनूई सैयारे ने यह मालूम किया कि ज़मीन नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती से मिलती जुलती है। तो यहाँ पे आपका जवाब अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती से मिलती जुलती है, ये अमेरिका के सैयारे ने मालूम किया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे कि मसनूई सैयारे की मदद से किसका हाल पहले से मालूम किया जा सकता है? तो आने वाले मौसम का हाल मसनूई सैयारे से मालूम किया जा सकता है। बाकी इन दोनों का सवालों का जवाब हम दे चुके हैं। यहाँ पे एक शेरी हिस्सा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर सवालात हल करेंगे। जो कि छोटा है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगना, इसको पहले भी आप पढ़ सकते हैं। इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है? शहद की मक्खी। उस शहद को फूलों से उड़ाती है ये मक्खी, खुद खाती है औरों को खिलाती है ये मक्खी। रखते हो अगर होश तो इस बात को सोचो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। ये अक्ल के आईने को देता है सफाई, है शहद तो मक्खी की ये इंसान की कमाई। फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्का हुआ अगर तुमको भी इल्म के रस का। तो ये पैसेज था। अब इससे मुताल्लिक सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि शेर के पहले मिसरे में कौन इस फूल से दूसरे फूल पे बैठती है? तो शहद की मक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है। शायर शहद की मक्खी की तरह क्या ढूंढने की बात कह रहा है? तो तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो, ये बात पैसेज में लिखी गई है। यानी कि शायर शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढने की बात कह रहा है। इंसान की कमाई इल्म है, तो शहद की मक्खी की कमाई क्या है? तो शहद की मक्खी की कमाई शहद है। शायर किताबों को किस तरह समझने की बात कह रहा है? तो तुम फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, ये पैसेज में लिखा है। यानी कि शायर फूलों की तरह किताबों को समझने की बात कह रहा है। किताब की जमा, तो किताब की जमा वैसे तो अरबी में कुतुब होती है, कुतुब ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में किताबों है, जो कि आपका सही जवाब होगा। किताब की जमा क्या है? किताबों है। रखते हो अगर डैश, तो इस बात को समझो। तो अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है कि रखते हो अगर होश, रखते हो अगर होश, तो इस बात को समझो। यानी कि होश को सवाल से गायब कर दिया है और खाली जगह दे दिया है, और खाली जगह में क्या भरा जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो रखते हो अगर होश, तो यहाँ पे होश आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पैसेज के 15 सवाल और पेडागोजी के 14 सवाल हल किए, और एक सवाल यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया कि चौमस्की का मानना ये है कि बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। तो अगर आप इस ख्याल को मानते हैं तो आपका ख्याल इनमें से किससे मेल खा रहा है, कमेंट में आप लोगों को बताना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए, खुदा हाफिज़।